Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education पेतिया. माय डियर स्टूडेंट, आज का ये जो मेरी कक्षा है जेलेट फर्स्ट ईयर वालों के लिए F5 जो कि आपका हो जाता है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास. इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं, यानी इकाई 3, जिसका नाम होता है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा. इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा लिपि और भाषा में अंतर के बारे में. तो चलिए हम लोग देखते हैं लिपि और भाषा में क्या अंतर है. तो सबसे पहले कहता है लिपि. यह कहता है लिपि मानव के विचारों को मानव संस्कृति के विकास में क्या करती है, स्थायित्व प्रदान करती है. यानी कि जो मानव का जो विचार है मानव संस्कृति के विकास में अपना एक स्थायित्व प्रदान करती है, तथा साथ ही साथ यह मानव के विचारों एवं संदेशों को एक दूसरे के पास दूर देशों तक पहुंचाने में अपना क्या रखता है, महत्वपूर्ण योगदान देती है. आगे कहते हैं कि भाषा के लिखित चिन्ह को लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं. यानी कि भाषा के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं. कहता है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा दृष्टिगोचर करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है लिपि या लिपि चिन्ह कहलाता है. भाषाओं को अंकित करने का साधन क्या होता है, लिपि होता है. यानी कि लिपि क्या हो गया, भाषा के लिखित चिन्ह हो जाता है. ठीक है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यह भाषाओं को अंकित करने का एक साधन भी होता है. अतः सीखे हुए ज्ञान को सुरक्षित, संरक्षित और प्रसारित करने के लिए ही लिपि की क्या होती है, आवश्यकता होती है. ये था हमारा लिपि के बारे में. अब हम लोग देखेंगे लिपि के प्रकार. माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं लिपि के प्रकार, जिसके अंतर्गत पहला आता है ब्रह्मलिपि. ब्रह्मलिपि क्या है, कहता है कि यह ब्रह्मलिपि क्या है, यह भारत का सबसे प्राचीन लिपि है. कौन लिपि, भारत का सबसे प्राचीन लिपि क्या है, ब्रह्मलिपि है. ठीक है, कहता है इसलिए इस लिपि से ही भारतीय भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है. तो ब्रह्मलिपि से ही भारतीय भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है. प्राचीन मान्यता के अनुसार इस लिपि के निर्माता भगवान ब्रह्मा है. यानी प्राचीन मान्यता यानी पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो आपका ब्रह्मी लिपि है उसका निर्माता भगवान विष्णु है. कुछ विद्वानों के अनुसार, यानी कुछ विद्वान लोग क्या कहते हैं, उन लोग कहते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार साक्षर ब्राह्मणों के प्रयोग में विशेष रूप से, यानी कुछ लोग पढ़े लिखे ब्राह्मण हो गए तो उनमें विशेष रूप से क्या होना चाहिए, साक्षर ब्राह्मणों के प्रयोग में विशेष रूप से होने के कारण इसे हम लोग ब्रह्मी लिपि कहे जाने लगा. तो पहला हो जाता है आपका ब्रह्मी लिपि, यानी इसके जन्मदाता कौन है, भगवान ब्रह्मा है. और यह लिपि क्या है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि है और इसी के अनुसार भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ. दूसरा कहता है खगोष्ठी लिपि. कहता है खगोष्ठी लिपि से तात्पर्य है कि इसकी उत्पत्ति अरमाइन धातु से हुई है. खगोष्ठी लिपि जो हो गया ये अरमाइन धातु से हुई है. इस लिपि के वर्ण बेडौल और टेढ़े मेढ़े थे, यानी बिना किसी तरह का जैसे भी मन किया वैसे लिख देना. यानी कि यह जो लिपि थी अरमाइन धातु से हुई है और यह लिपि क्या था, बेडौल और टेढ़े मेढ़े थे. यह लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं दोनों ओर लिखी जाती थी. यानी खगोष्ठी लिपि बाईं से दाईं और दाईं से बाईं दोनों ओर हम इसको लिख सकते हैं. तो इस लिपि के द्वारा इस लिपि का प्रतिपादक यानी इसका जन्मदाता कौन है, खगोष्ठी नामक एक व्यक्ति ने किया था. तो ब्रह्मी लिपि का भगवान ब्रह्मा, खगोष्ठी नामक एक व्यक्ति ने किया. तीसरा आता है देवनागरी लिपि. तो कहता है देवनागरी लिपि के बारे में, चलिए क्या कहता है, कहता है कि ब्रह्मी लिपि की उत्तरी शायदों से पहले गुप्त लिपि विकसित हुई. गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से यहाँ पर देखिए देवनागरी लिपि, आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ. यानी कि देखिए देवनागरी का कैसे होता है, ब्रह्मी से पहले आया गुप्त,
गुप्त लिपि से आया कुटिल, और कुटिल से आया आपका आधुनिक देवनागरी का विकास हुआ। अतः संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार सबकी राज्य भाषा, सभी राज्य की भाषा हिंदी है और उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। संसार की सबसे बड़ी और वैज्ञानिक लिपि इसी को माना जाता है। किसको? देवनागरी को। यानी संसार का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक लिपि हम लोग किसको मानते हैं? देवनागरी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित करने की क्षमता है। यानी कि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उसको उच्चारित करने की क्षमता किसमें है? देवनागरी में है। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है। इसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण एवं संयुक्ताक्षर भी होते हैं। तो मैंने स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर के बारे में आपको बताया था ना। स्वर क्या है? जिसको हम लोग स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण करते हैं, स्वर। व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ये था लिपि के बारे में। अब हम लोग देखते हैं भाषा। भाषा क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, भाषा क्या है? यानी कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को, यानी हमारे अंदर में जो भी विचार होते हैं, हम अपने विचारों को जिस माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य की अपनी एक क्या है? भाषा होती है। यानी कि बिना भाषा के ज्ञान का व्यक्ति का जीवन क्या है? अंधकारमय है। व्यक्ति एक मृत पशु के समान है। क्यों? क्योंकि जब उसको भाषा की जानकारी नहीं होती है तो वो अपना विचार दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। अतः इसलिए कहता है कि मानव जीवित प्राणियों के भाव का एक साधन क्या है? भाषा है। भाषा के बिना मनुष्य का जीवन क्या है? अंधकारमय है। भाषा के ज्ञान से मानव का जीवन क्या होता है? प्रकाशमय होता है। यानी कि जब तक आपके पास भाषा की जानकारी नहीं, आपका जीवन क्या है? बेकार है। और व्यक्ति के पास व्यक्ति के पास अगर भाषा की जानकारी है तो क्या है? उसका जीवन प्रकाशमय है। यानी कि भाषा क्या हो गया? यह हमारा एक जीवन का एक साधन है, जीवित रहने का एक साधन है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर मुझको इंग्लिश की जानकारी है, आपको हिंदी की जानकारी है, अब मुझको हिंदी की नहीं और आपको इंग्लिश की नहीं, तो उस समय अगर आप जो बोलोगे मैं नहीं समझ पाऊँगा और मैं जो बोलूँगा वो नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक दूसरे को समझने के लिए क्या हो जरूरी है? दोनों को सेम भाषा की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जो बोल रहे हैं मैं उसका उच्चारण सोच समझ कर उसका उत्तर दे सकूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ आप उसका उत्तर सोच समझ कर दे सके। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम लोग देखेंगे भाषा और लिपि में अंतर के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा है। एक साइड मैंने भाषा लिखा है और दूसरी साइड मैंने लिपि के बारे में लिखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिपि के बारे में बताता हूँ क्या कहता है। तो लिपि में पॉइंट नंबर 1 पे कहता है लिपि के ध्वनियों में क्या होता है? स्थायित्व होती है। दूसरा कहता है लिपि क्या होता है? स्थूल होती है। तीसरा क्या होता है? लिपि एक दृश्य पाठ्य होता है। ठीक है। उसके बाद से क्या कहता है? लिपि अपना प्रभाव क्या करती है? विलंब से डालती है। किसी चीज़ पर लिपि अपना प्रभाव विलंब से डालती है। उसके बाद कहता है किसी भी लिपि किसी भी भाषा में नहीं लिखा जा सकता है। किसी भी लिपि को किसी भी भाषा में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये था आपका लिपि। अब भाषा क्या कहता है? भाषा कहता है कि भाषा में ध्वनियों का अस्थायित्व होता है। इसमें क्या होता है? स्थायित्व बता रहा है, इसमें अस्थायित्व होता है। भाषा सूक्ष्म होता है। भाषा में सुर, ताल आदि द्वारा बहुत कुछ करके हम अपने मन के व्यक्त भावों को क्या करते हैं? दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा छव्य होता है। भाषा अपना, देखिए यहाँ कहता है ना, लिपि विलंब से अपना प्रभाव डालती है, लेकिन भाषा क्या करता है? अपना प्रभाव तुरंत डालता है।
जैसे कि हम लोग जिस वे से जैसे दूसरों से बात करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। तो वही कहता है भाषा अपना प्रभाव क्या करता है, तत्काल डालता है। नेक्स्ट कहता है कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। ये था भाषा और लिपि में अंतर। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि अतः भाषाओं लिपि के संदर्भ में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि के बीच या हिंदी संस्कृत भाषा तथा देवनागरी लिपि के बीच कोई गहरा संबंध नहीं होता है। अतः विश्व की सभी भाषाएं थोड़े बहुत हेर फेर से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। इस तरह कोई एक भाषा जो आपका क्या कहता है, कोई एक भाषा में भी कई लिपियों को लिखा जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था भाषा और लिपि में अंतर के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया भाषा और लिपि के अंतर के बारे में, जो कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ। थोड़ा शॉर्ट वे में अगर करता हूँ तो भाषा क्या हो जाता है, लिपि क्या होता है, यह भाषा के लिखित चिन्ह होता है। लिपि जो अपना प्रभाव स्वतः तुरंत नहीं डालता है, ठीक है। लिपि क्या हो जाता है, यह स्थूल होती है। लिपि जो आपका क्या कहा जाता है, लिपि को किसी भी भाषा में नहीं लिखा जा सकता है। अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा क्या होता है, अस्थायित्व होता है, यह सूक्ष्म होता है, इसमें सुर ताल होती है। भाषा अपना प्रभाव तत्काल डालता है। अगर लिपि के प्रकार की बात करते हैं तो हमने लिपि के 3 प्रकार के बारे में बताया, जो कि पहला था आपका ब्रह्म लिपि, दूसरा था खगोष्ठी लिपि और तीसरा था देवनागरी लिपि। ब्रह्म लिपि जो बताया मैंने, क्या बताया, यह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है। इसी के द्वारा भारतीय भाषा का क्या हुआ, जन्म हुआ है और भगवान विष्णु के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगर खगोष्ठी लिपि की बात करते तो क्या कौन सा लिपि था, ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े थे, ये बेडौल थे, ठीक है। ये दोनों ओर से लिख सकते थे, दाईं से बाईं और बाईं से दाईं, दोनों ओर से लिख सकते थे। और इसका जो जन्मदाता यानी प्रतिपादक था खगोष्ठी नामक एक व्यक्ति ने। और लास्ट आपका था आपका देवनागरी लिपि। तो यह क्या हो गया, देवनागरी लिपि यानी कि क्या हो गया, यह देवनागरी जो लिपि आपका था, ये इसके विकास क्या हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि से आधुनिक देवनागरी का विकास हुआ। और आज के दौर में अगर हम लोग देखते हैं तो संसार की सबसे बड़ी और वैज्ञानिक लिपि देवनागरी को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संसार के लगभग सभी ध्वनियों को उच्चारित करने की क्षमता है। और यह लिपि क्या होती है, अक्षरात्मक लिपि होती है। इसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त एवं संयुक्ताक्षर भी होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो मेरी कक्षा थी भाषा और लिपि के बारे में, सो मैंने आपको पूर्ण रूप से भाषा और लिपि के बारे में बता दिया। अगर जिनको भी अगर कुछ डाउट होगी वह मुझे कमेंट बॉक्स में या आप मुझे मैसेज कर पूछ सकते हैं, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।